हेलो क्लास 11 के बच्चे, ये आपका हिस्ट्री का बुक है, इतिहास का। आप इतिहास के पहले पड़ाव को पूरा कर चुके हो। इस इतिहास का अब सेकंड खंड शुरू होने जा रहा है। सेकंड खंड का पहला जो होगा लेसन चैप्टर, वो छठा चैप्टर है, समाज के 3 वर्ग। लेकिन अभी उस छठे को पढ़ाने से पहले देखो ये क्या है, बदलती परंपराएं। क्या है ये? बदलती परंपराएं हैं। लेकिन आप देखोगे कि ये कोई चैप्टर का नाम नहीं है, ये कोई चैप्टर का नाम नहीं है। इसमें कुछ बातों की ये जानकारी आपको दे रहे हैं, उसी के आधार पर हिस्ट्री का अगला 6, 7, 8 जो चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा। तो चैप्टर नहीं है, ये जानकारी दिया है। इस जानकारी को लेने के बाद ही आप अगले चैप्टर को समझ सकते हो। नाम है यहां हेडिंग बदलती परंपराएं। बदलती परंपराएं से आप क्या समझते हो, यहां इस बात को सोचना है। देखो, बदलती परंपरा का मतलब है कि इस दुनिया में हर चीज बदलता रहता है। बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य जो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिए, लेकिन फिर से स्थिति बदली और वो साम्राज्य नहीं रहा, कमजोर पड़ गया। फिर से एक नया शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा हुआ, पूरी दुनिया को जीतकर अपने एक मुट्ठी में मिला लिया। फिर वो उसका भी शक्ति कम हो गया, वो उसका भी खात्मा हुआ। तो बदलती परंपराओं को अगर आप लोग समझ जाते हो तो ये देखना कि पिछली जितनी भी शक्तियां थी, शक्तिशाली साम्राज्य थे, शक्तिशाली बादशाह थे, सब के सब मिट्टी में मिल गए। उसी तरीके से अगर आज के दौर में देखते हो कि अगर अमेरिकी दादागिरी चल रही है तो इसका भी खात्मा एक दिन निश्चित है। लेकिन अब अमेरिकी दादागिरी का खात्मा निश्चित नहीं भी हो सकता, वो इसलिए कि लगातार कोई न कोई इंटरनेशनल संस्थाएं बन रही है जहां पर सब सबका सहयोग कर रहे हैं। अभी 50 साल, 100 साल, 75 साल पहले आपने देखा कि इंग्लैंड का पूरी दुनिया पर साम्राज्य स्थापित था, इंग्लैंड सबसे पावरफुल था। आज इंग्लैंड पावरफुल नहीं रहा, अब वो पूरी दुनिया पर में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता। तो इस चैप्टर में आपको इसी बदलती परंपराओं के बारे में बताया जाएगा और कहा जाएगा कि 9वीं शताब्दी तक देखो, एशिया और अमेरिका के अधिकांश भागों में विशाल साम्राज्य का विकास हुआ, विस्तार हुआ। इन साम्राज्यों में कुछ यायावर भी थे, जैसे मंगोल, आप लोगों को पढ़ाया था, यायावर था ये, यानी कि नोमैड थे ये। कुछ विकसित शहर हुए, बहुत बड़े बड़े व्यापार तंत्र भी बना। और शुरुआती दौर में अगर देखो तो मकदूनिया, रोम, अरब साम्राज्य और मंगोल साम्राज्य ये काफी शक्तिशाली बने, लेकिन इनका भी खात्मा हो गया। फिर आगे चलकर मिस्र, असीरिया, चीनी और मौर्य साम्राज्य भी काफी शक्तिशाली हुए, लेकिन आज देख रहे हो वो भी नहीं है। हमारे देश में, आपके इतिहास में, भारत में मौर्य साम्राज्य जो आज से 2600 साल पहले, 2300 साल पहले, यानी कि 2600 ईयर्स अगो, 2300 ईयर्स अगो थे, उसके बारे में पढ़ाई भी करवाई जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के बारे में, मगध के बारे में, काफी शक्तिशाली था। लेकिन क्या आज है? नहीं है। ये शक्तिशाली बनना, फिर शक्तिहीन हो जाना, ये बदलती परंपराएं चलती रहती हैं। आज शक्ति तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा। आज शक्तिशाली अमेरिका है, कल क्या पता शक्तिशाली भूटान बन जाए, नेपाल बन जाए, ये भी हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इतने बड़े शक्तिशाली साम्राज्य सब बनकर विघटन कैसे हुआ? इसका विघटन हुआ टकरावों से। देखो, जब कोई एक शक्ति रहती है, एक शक्तिशाली साम्राज्य, तो बात बनती भी है कि चलो चलेगी। लेकिन एक शक्तिशाली साम्राज्य के बनने के बाद जब दूसरा भी उसके सामने खड़ा हो जाता है तो दोनों टकराने लगते हैं।
हमारे ही देश में देखोगे कन्नौज का एरिया, जहां पर में प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और चौहान राजाओं ने आपस में टकराव करके लड़ के ही खत्म हो गए, शक्तिशाली ही नहीं रहा। हमारे भारत के दक्षिण राज्य ऐसा ही हुआ और टकराव के कारण इन साम्राज्यों का खात्मा हो गया। विश्व इतिहास में विभिन्न तरह की परंपराएं आई, लेकिन सारी परंपराएं बदलती गई। सब तब फिर से आधुनिक समय आया। आधुनिक समय आने के बाद यहाँ पर संसद बनने लगे, लोकतंत्र आने लगा, प्रजातंत्र आने लगा। लोग जो हैं पूरी तरीके से अब एक दूसरे को सहयोग देकर व्यापार भी करने लगे और लोगों ने महसूस भी किया कि सहयोग करके ही हम शांतिपूर्वक जी सकते हैं। शक्तिशाली बनने का मतलब ही है कि एक दिन शक्तिहीन भी हो जाना, है कि नहीं। अगर आप भूखे हो तो पेट भरोगे और पेट भरोगे तो फिर पेट खाली भी होना होता है। यही तो दुनिया की बदलती परंपराएं हैं। अगर इन बातों को समझ जाए हम, तो हम सब दिन के लिए शक्तिशाली रहेंगे और शांतिपूर्वक पूरी दुनिया जिएगा। कहीं कोई झगड़ा, लड़ाई और युद्ध नहीं होगा। अगर आप देखें तो एक और यहां पर बदलती परंपराओं में एक और शक्तिशाली साम्राज्य की बात की जा रही है और वो है वाइकिंग। वाइकिंग के बारे में आप लोग बहुत कम जानते हो, लेकिन वाइकिंग का हेयर स्टाइल आजकल बहुत चलता है। वो बालों को खड़े कर देना, वाइकिंग से रिलेटेड कई सारी फिल्में हैं। उन वाइकिंग लुटेरों को देखना। ये वाइकिंग दरअसल में लुटेरा था और ये समुद्री लुटेरा था, लेकिन समुद्री लुटेरा होने के बावजूद ये समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र सब पर बस गए। ये 8वीं और 11वीं शताब्दी, 8th और 11th सेंचुरी की बात है और ये यूरोप के क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगे। वहां बस भी गए वाइकिंग लोग। बहुत खतरनाक, बड़े से बड़े साम्राज्य को अपनी खतरनाक और अपनी क्रूरता से ये हरा दिए थे। ये वाइकिंग साम्राज्य था और वाइकिंग साम्राज्य भी आज नहीं है। 9th सेंचुरी में आकर पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप में शहरी केंद्र शुरू हुआ। लंदन, रोम, ये सब छोटे छोटे व्यापारिक केंद्र बनने लगे। यहां पर में चर्च भी था। चर्च का शाही शासन चलता था उस समय में और चर्च वाले एक तरह से समझो शासन शहर पर, लोगों पर करना, चाहे वो अच्छा बताए या बुरा बताए। लोगों को तो बाइबल पढ़ने नहीं आता था, तो कुछ भी वो पादरी लोग बोलते थे और लोग वही करते थे। तो ये भी एक तरह की शासन ही था, साम्राज्य ही फैला रखा था ये चर्च मंदिर वाले भी। लेकिन बदलती परंपराएं आ गई। देखो आज चर्च सिर्फ लोग धर्म के लिए जाते हैं। चर्च के जो पादरी हैं, जो मंदिर के पुरोहित हैं, वो हम पर शासन करें, ये अब नहीं होता है। तो आप देख रहे हो कि ये सब परिवर्तन होते रहे। इन्हीं परिवर्तन होते होते सामंती प्रथा भी आया। सामंती प्रथा क्या था? आप अपने भारत में इसे जमींदारी प्रथा कह सकते हो। सामंत लोग होते थे, इसको यूरोप में लॉर्ड कहा जाता था। सामंत जमींदार, सारी जमीनें उनकी होती थी और उस जमीन पर वो किसानों को देते थे, इसमें आप जोत कर हमें दो। उसमें बहुत छोटा सा भाग किसानों को वो देते थे और वो कहते थे कि ये भगवान का, गॉड का आदेश है, इसलिए तुम ऐसा करो, नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें और दुख भोगना पड़ेगा। ऐसे करके बड़े आसानी से ठग लेते थे किसानों को और किसान भी मान जाते थे कि हाँ, अगर इस जन्म में भी लॉर्ड की बात नहीं मानूंगा तो अगले जन्म में भी हमें दुख उठाना पड़ेगा। इसीलिए लॉर्ड ही भगवान है। और वो कहते भी थे सामंत लोग कि मैं भगवान हूं तुम्हारा। और गरीब किसान लोग समझते थे हाँ, यही भगवान है, क्योंकि भगवान को तो उन्होंने देखा नहीं था। उन्होंने तो देखा था ये भगवान थोड़ा सा अनाज मेरे लिए छोड़ देंगे तो हम पूरे साल भर बाल बच्चों के साथ खा लेंगे, और अगर वो छोड़ देता था थोड़ा सा ज्यादा तो भगवान यही हो गए। ऐसी थी सामंती प्रथा। लेकिन देखो ना, वो लॉर्ड व्यवस्था,
हमारे ही देश में देखते हो ना, जितने वाइसराय आते थे उसका नाम क्या होता था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड क्लाइव, सब में लॉर्ड लगता था। और लॉर्ड का मतलब मालिक भी होता था और भगवान भी। भाई अब तुम भगवान कैसे हो गए? ये कौन सी व्यवस्था थी? जब ये व्यवस्था थी तब लोगों के अंदर कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब परंपराएं बदली तो लोग समझ गए, नहीं ये तो ठगौती वाला लॉर्ड है, ये तो ठगने का काम करता है। और फिर लोगों में नॉलेज होता गया। आगे चलकर एक और साम्राज्य शक्तिशाली आया, वाइजेंटाइन साम्राज्य। वाइजेंटाइन साम्राज्य भी काफी दूर तक राज किया था, लगभग लगभग एशिया और यूरोप पर इसका अधिकार था। इसके अलावा वेनिस, जेनेवा, ये सब वाणिज्य और व्यापार का केंद्र था। लेकिन सब कुछ बदलता गया। अब इसी बीच में एक और बदलती परंपराओं को आप लोगों को समझना होगा, और वो है धर्म युद्ध। इस दुनिया में 3 धर्म युद्ध क्रूसेड किया गया है, और वो क्रिश्चियन के द्वारा किया गया यूरोपियन लोगों को, जिसमें अपने धर्म को हम फैलाएंगे और धर्म को नीचा करना था, खासकर इस्लाम धर्म को। धर्म युद्ध के दौरान देखा गया कि इसकी शुरुआत तो फ्रांस ने ही किया था, और उसके बाद बड़ी तेजी से क्रिश्चियन धर्म भी फैला और एक नए संबंध पूरी दुनिया में बनने लगी। बाल्टिक सागर से लेकर उत्तरी सागर तक यूरोपियन अपना संबंध बनाए, और वो संबंध धर्म युद्ध के कारण बनाए। इसके अलावा बदलती परंपराओं में वाणिज्य का विस्तार हुआ, यानी कि व्यापार का विस्तार हुआ। मेले सब लगने लगे थे वहां पर, में साहित्य का मेला, क्या कहते हैं, अनाज का मेला, कपड़ों का मेला, ये सब। और इसी बीच में इस्लाम भी आ गया था, तो इस्लामी जो कला थी उसका भी प्रचार प्रसार हो रहा था, यानी कि हर तरफ से परंपराएं जो थी वो बदल रही थी। 15वीं शताब्दी के अंत तक परिस्थिति और बदल गई। देखो आप लोग क्या पढ़ रहे हो, बदलती परंपराएं। तो मैंने आपको लगभग इसमें बहुत पीछे से जानकारी देते हुए यहां पर आपको ला दिया है। अब है 15वीं शताब्दी, 15th सेंचुरी में आकर अब एक नई बदलती परंपरा आ गई, और वो थी यात्रा और खोज। अब बहुत सारे मार्को पोलो, इब्न बतूता, अल्बेरुनी, ये सब ना यात्रा करना शुरू कर दिए थे। यात्रा करके दूर देश दुनिया में गए और वहां से सूचनाएं इकट्ठा की, और इस बीच में खोज भी हुए। खोज में सबसे ज्यादा स्पेन और पुर्तगाल थे उसमें। तो आपको स्पेन और पुर्तगाल के बारे में जानकारी रखना है, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल के राजा फंडिंग करते थे, और फिर नाविक लोग सब खोज करने के लिए समुद्र में निकलते थे। उसी का परिणाम था कि किसी को अमेरिका मिला, कोलंबस को, और वास्को डी गामा को भारत मिला। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ऐसा ही हमें पढ़ाया जाता है, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो ये सब यात्रा करने के कारण हुआ। अब देख रहे हो, पहले जो इतनी बड़ी साम्राज्य सब स्थापित किया जाता था, वो सब परंपराएं बदल गई। अब कौन सी परंपराएं आ गई? यात्रा की, खोज की, आविष्कार की, ऐसे करके। तो कोलंबस जो है वो भारत की खोज के लिए निकला था, और 1492 ईस्वी में एक द्वीप पर पहुंचा। वो द्वीप था वेस्ट इंडीज, लेकिन उसको वो भारत समझ बैठा। लेकिन उससे जब आगे की ओर बढ़ा तब जाकर उसे मिला था अमेरिका। लेकिन ये भी एक मतलब विरोधाभास बना हुआ है कि अमेरिकी वेस्पुची ने अमेरिका की खोज की या कोलंबस, क्योंकि 1-2 दिन का ही फर्क था जब दोनों ने अमेरिकी धरती पर कदम रखा था। यूरोप के यात्री सब दूर दूर तक यात्रा किए। उन यात्रा के दौरान उनको बहुत सारी नई चीजें सब मिली। उन नई चीजों से दुनिया को ज्ञान दिया। यही नहीं, 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यक्ति बिल एडम्स, जापानी शोगुन तोकुगावा इयास का मित्र एवं सलाहकार पूरी दुनिया में बना, क्योंकि ये लोग खोज करके बहुत सारी जानकारी इकट्ठा किया था और यात्रा करके। इसके अलावा अब
आगे का जो ये हिस्ट्री पढ़ने वाले हो उसमें आपको एज़टेक साम्राज्य की भी पढ़ाई कराई जाएगी। एज़टेक भी बहुत साम्राज्य बड़ा था और ताकतवर था। माया संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मैक्सिको के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। और अभी अभी आपको मैंने वाइकिंग के बारे में पढ़ाया। आप लोग वाइकिंग के बारे में जरूर जानकारी हासिल करें और मैं वाइकिंग पर अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगा। अब भारत की खोज को माना जाता है कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। वो सबसे पहले कालीकट यानी कि जिसको कोझिकोड नाम था वहां पर पहुंचे थे। हिंद महासागर के द्वारा ही पहुंचे थे और तब उन्होंने ये नहीं समझा था ये भारत है, लेकिन उनको बाद में पता चला कि ये भारत है क्योंकि वो गोवा के धरती पर पहले कदम रखे थे। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बदलती परंपरा के बारे में थोड़ा सा नॉलेज क्यों दिया गया है, क्योंकि आगे का जो आपका 6-7 चैप्टर सब है वो इन्हीं बदलती परंपराओं में जितने भी साम्राज्य हुए उन्हीं साम्राज्यों के बारे में पढ़ाया जाएगा। कहा जाएगा ये कैसे शक्तिशाली बने और फिर कैसे शक्तिहीन भी हो गए। तो यही थी आपकी बदलती परंपराएं, जिसमें आप सारे दुनिया के जितने भी मजबूत साम्राज्य थे उन सब की बातें की गई है बदलती परंपराएं में। बदलती परंपराएं मतलब चीजें बदलती हैं, शासन बदलता है, शक्ति बदलता है, हर कुछ बदलते हैं। उस बदलाव को हमें स्टडी करना है, अध्ययन करना है, ताकि आगे भी तो बदलाव होगा, तो उस बदलाव में कैसे आप संतुलन बनाए रखोगे, इसीलिए इतिहास में बदलती परंपराओं को पढ़ाया गया है। तो आप लोगों को ये बातें कैसी लगी हमें आप कमेंट करके बताना। अभी बदलती परंपराएं हैं। अब हम आप लोगों के लिए अगला जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 6 होगा। चैप्टर का नाम होगा 3 वर्ग। उस 3 वर्ग में हम पढ़ेंगे कि ये 3 वर्ग कौन थे। 3 वर्ग के बारे में आप वैसे पहले भी पढ़ चुके हो। फ्रांस में जो 3 समाज के वर्ग थे उन्हीं 3 वर्गों की यहाँ पढ़ाई होगी, लेकिन थोड़ा नाम बदल दिया जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति में क्या था कि कुलीन वर्ग थे, तृतीय स्टेट थे और और चर्च के लोग थे, ये सब। तो अभी यहाँ पर में जो है वो 3 वर्ग में आपको उसका नाम बदल जाएगा, अभिजात आ जाएगा, तृतीय स्टेट को किसान वर्ग कहा जाएगा और लंदन, फ्रांस, सब जगह की बातों को आप पढ़ोगे। यही नहीं, माया कल्चर, ये सब के बारे में भी आप लोग पढ़ोगे। तो ये बदलती परंपरा के बारे में याद रखना। यहाँ कुछ सन और ईस्वी और सालों के बारे में चर्चा है। मैक्सिको ने स्पेन पर कब विजय प्राप्त किया, कोलंबस वेस्ट इंडीज कब पहुंचा, टेनक्टिकलान कौन था, पुर्तगाली चीन में कैसे प्रवेश किया, ऑटोमन साम्राज्य और कुस्तुनुतुनिया क्या था, ये सब के बारे में आपको यहाँ पर एक छोटा सा परिचय एक टेबल में दिया है। आगे आप लोग इसे पढ़ोगे। तो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू, धन्यवाद।